हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 13 ओवर एनवायरमेंट। तो क्लास काफी छोटा चैप्टर है और काफी ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। मींस आप इस चैप्टर को बहुत इजीली बहुत जल्दी से फिनिश कर सकते हो और इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं तो उसको आप गेट कर सकते हो। तो काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ठीक है। तो उस भैया फोकस दो अपना और अच्छे से मार्क्स लाओ उसमें। इजी चैप्टर में से एक है ये, ठीक है बच्चे। तो अब चैप्टर में पढ़ने वाले एनवायरमेंट के बारे में, अपने वातावरण के बारे में। भैया हमारे आसपास की सबसे पहले हम समझते हैं वातावरण। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती है वो सभी एनवायरमेंट कहलाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनवायरमेंट होता क्या है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए, everything that surround us in environment that it is include both living biotic and non living abiotic components। तो देखो भैया, हमारे आसपास की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारा एनवायरमेंट कहलाता है। भाई मान लीजिए एक वेल है, एक मछली है भैया, वो कहां रहती है? ओशियन में। तो भाई उसके आसपास कैसी चीजें हैं भैया? उसके आसपास पानी है, उसके आसपास और मछलियां हैं, उसके आसपास भैया टर्टल है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो ये इसका एनवायरमेंट हो जाएगा। एक शेर की बात करते हैं, शेर कहां रहता है? जंगल में रहता है। तो भाई उसके आसपास पेड़ है, गुफाएं हैं, पत्थर है, चट्टाने हैं, ठीक है, घास है और उसके आसपास और जानवर है, तो वो उसका एनवायरमेंट हो जाएगा। अब हम अपनी बात करते हैं। तो भाई हम एक सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो हमारे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे आसपास रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, और हमारे आसपास बहुत सारे और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहती हैं, बटरफ्लाईज भी रहती हैं, और कह सकते हो और ऑर्गेनिजम्स भी हमारे साथ साथ। तो हमारा एनवायरमेंट ये है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भैया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास का भैया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये सारा का सारा भैया क्या कहलाता है? ये सारा का सारा कहलाता है हमारा एनवायरमेंट। क्या कहलाता है? एनवायरमेंट। भैया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजें, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो उसका एनवायरमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एनवायरमेंट। क्लियर है? एनवायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास की सभी चीजें, हमारे आसपास की सभी चीजें, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। आपके आसपास की बिल्डिंग्स भी, आपके आसपास की रोड्स भी और आपके आसपास के इंसेक्ट्स भी, ये सारा का सारा आपका एनवायरमेंट है। ये सारा का सारा आपका एनवायरमेंट है। आई होप क्लियर हो जाएगा। हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो उसका एनवायरमेंट कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। और हम अपने एनवायरमेंट के साथ, हम अपने एनवायरमेंट में पाई जाने वाली चीजों के साथ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। भाई हम अपने आसपास की चीजों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो भैया मैं जो फूड वगैरह कंज्यूम करता हूं वो प्लांट से आता है, तो मैं प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हूं। भैया प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो प्लांट्स मेरे पे डिपेंडेंट है। तो एक इकोसिस्टम में, मतलब एक एनवायरमेंट में सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इससे एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है भैया? इकोसिस्टम का मतलब होता है द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल बायोटिक and abiotic component in an environment is known as ecosystem। भैया एक एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इस डिपेंडेंसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। भैया एनवायरमेंट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजें, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजें। भैया इकोसिस्टम क्या होता है? अब हम अपने एनवायरमेंट में भैया डिपेंडेंट है, हमारा एनवायरमेंट हम पर डिपेंडेंट है, ये तो रिलेशनशिप है, इसको इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। क्लियर है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। अब in an ecosystem living components depend on each other for their food which give rise to the food chain and food web in nature। अब बोल जा रहा है भैया एक इकोसिस्टम में भैया एक बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर हिरन को खा लेगा, तो इससे क्या होगा भैया? एक फूड चेन बनेगी, और ऐसी बहुत सारी फूड चेन जब आती है तो फूड वेब बनता है। आगे क्या फूड चेन और फूड पेन क्या होता है भी आगे देखेंगे भैया। भाई देखो इधर देखो, मैंने अभी तक क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया अभी तक दो वर्ड्स बताया। सबसे पहले बताया एनवायरमेंट क्या होता है। The area in our surrounding is known as environment। हाँ भैया, हमारे आसपास का एरिया एनवायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एनवायरमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इट इन्वॉल्व बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। आप हिंदी में बोलो तो बिल्कुल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। भाई इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों ही आते हैं।
हमारे आसपास का एरिया जिसके अंदर उसमें पाई जाने वाली सारी लिविंग थिंग, सारी नॉन लिविंग थिंग हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब इकोसिस्टम क्या होता है भैया? ये इकोसिस्टम होता है भैया द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एनवायरमेंट। भैया एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आसपास की चीजों पे डिपेंड होते हैं, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इस डिपेंडेंसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी मैं अपने खाने के लिए पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट हूं, पेड़ पौधे भैया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेरे पे डिपेंडेंट है। ये जो रिश्ता है कि भाई वो मेरे पे डिपेंड है, मैं उन पर डिपेंड हूं, उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। क्लियर बच्चे? अब इकोसिस्टम में मैं जनरली बोलूं तो इकोसिस्टम में भैया जो डिपेंडेंसी होती है फूड की होती है। ज्यादातर सबसे बड़ी जो डिपेंडेंसी होती है वो फूड की होती है। किसकी होती है? फूड की। अब भाई फूड की डिपेंडेंसी भैया जैसे एक लायन है, लायन डियर को खा रहा है, ठीक है। अब डियर जो है घास को खा रही है, ग्रास को, ठीक है। तो इस फूड की इंटरडिपेंडेंसी से क्या बनता है? फूड की इंटरडिपेंडेंसी से बनता है भैया फूड चेन। क्या बनता है? इससे बनेगा फूड चेन। और जब बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाएंगी, भैया ग्रास को काऊ भी खा रही है, भैया ग्रास को ग्रास हॉपर भी, या फिर कोई और इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, मतलब कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा रहा है, ठीक है। अब भैया मान लीजिए किसी इंसेक्ट को भैया कोई ईगल खा रही है, ईगल सांप को भी खा रही है, ठीक है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाएंगे तो फूड वेब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वेब, ठीक है। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया इकोसिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंड होने का मेन रीजन होता है फूड। डिपेंड होने का मेन रीजन होता है फूड, ठीक है। अब फूड की वजह से, डिपेंड होने की वजह से भैया हमारी क्या बनती है? फूड चेन बनती है। क्या बनती है? फूड चेन क्या होता है भैया? एक बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, छोटा ऑर्गेनिज्म किसी और को खा रहा है। मतलब बहुत सारी भैया जो आहार दिखाते हैं कि भैया इसको खाया जा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो इससे फूड चेन बनती है। अब बहुत सारी फूड चेन जब मिक्स हो जाती है तो वो बन जाता है फूड वेब। क्या बन जाता है? फूड वेब। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? मैंने बताया इकोसिस्टम में सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंड होने की मेन कारण होता है, डिपेंड होने का मेन कारण होता है फूड। अब फूड, बहुत फूड की वजह से भैया देखो, जैसे लायन है, लायन खा रहा है भैया डियर को। अब भाई डियर क्या खा रही है? डियर खा रही है ग्रास को। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कौन किसको खा रहा है। तो भैया इस तरह से जो ये दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है भाई कौन ऑर्गेनिज्म किस चीज को खा रहा है, तो इससे फूड चेन बनती है। जैसे बहुत सारी फूड चेन बनती है तो वो इससे फूड वेब बन जाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आगे इसके बारे में देखने में टेंशन नॉट। अभी बस ऊपर से देखो। आगे अब ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू environmental problems such as depletion of ozone layer and product of huge amount of garbage। अब भैया ह्यूमन, अब हम अपने एनवायरमेंट को, भैया ह्यूमन जो है वो इतने खराब इंसान है, इतने खराब इंसान है, वो अपने एनवायरमेंट को ही खराब कर रहे हैं। जहां रह रहे हैं उसी को खराब कर रहे हैं। कैसे भैया? हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। भैया ओजोन लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हम गार्बेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम भाई ह्यूमंस जो होते हैं, भाई ह्यूमंस बहुत सारे तरीकों को, भैया बहुत सारे तरीकों से अपने एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके से, ठीक है। लेकिन हम मेनली दो कारण के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, इससे गारंटीड क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसके साथ साथ ओजोन लेयर के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं भैया गार्बेज मैनेजमेंट के बारे में, गार्बेज के बारे में, कूड़ा करकट के बारे में, ठीक है भैया। इन दो कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर हमने देखा क्या पढ़ने वाले भैया? चैप्टर हमने देखा एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, और इस चैप्टर में भैया हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओजोन लेयर के बारे में और गार्बेज के बारे में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में एक एक चीज डीपली। तो अभी तक जो पढ़ा था वो इस चैप्टर का शॉर्ट था, वन शॉर्ट था कि भाई क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है इकोसिस्टम। भैया इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem, example forest, pond, temperature, rain, air, soil और living organism। तो ये बोला जा रहा है एक living organism जहां पे भी रहता है वहां पे सभी living organism non living organism के साथ मिलकर एक इकोसिस्टम वो बनाता है। इसका एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब हो गए, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। भैया इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो भैया प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे ओशियन। भैया ओशियन को इंसानों ने नहीं बनाया, ओशियन प्रकृति का है। फॉरेस्ट को इंसानों ने बनाया, प्रकृति का है। और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, जिसको इंसानों ने बनाया होता है। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एग्जांपल क्रॉप यील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा। अब भैया आप
सभी के आप में से किसी ना किसी के घर में एक्वेरियम होगा, या फिर आपने देखा होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है भैया, कई लोग क्या करते हैं अपने घरों में ना मछलियों को पालते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं भैया, वो एक कांच का चेंबर बनाते हैं, उसमें भैया वो पत्थर वगैरह डाल देते हैं, अपनी तरफ से कुछ सजावट की चीजें डाल देते हैं और मछलियां डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब मछलियों के लिए एक एनवायरमेंट बनाते हैं वहां पे, ताकि मछलियां वहां पे सर्वाइव कर सके और वो देखने में भाई उनका घर अच्छा लगे, ठीक है। तो जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो प्रकृति में नहीं पाया गया, वो हमने बनाया है, मैनमेड बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ गार्डन, भाई कई लोग अपने घरों में भाई गार्डन बनाते हैं, गार्डन में क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह के पौधे ले आते हैं, ठीक है भैया, पौधों से रिलेटेड भैया वहां पे वो खाद डालते हैं, उसमें बहुत सारे, फिर वहां पे बहुत सारी बटरफ्लाइज वगैरह भी आते हैं, तो ये बनाया गया इंसानों द्वारा बनाया गया, तो हम बोल सकते हैं गार्डन में एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ठीक है। तो एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, डन। आगे भाई बहुत ही चैप्टर, कुछ भी हार्ड नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में भैया क्या क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और देखो एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक यानी लिविंग थिंग। एबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब लिविंग, जिसमें जान होती है। एबायोटिक के एग्जांपल है एयर, वाटर, लैंड, और लिविंग के ऑर्गेनिज्म है प्लांट और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब भैया हम बायोटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक के बारे में, ठीक है। पहले एक चीज देखो, हाँ जी क्लास, बच्चों अब आप लोग मुझे बताओगे इनमें से कौन सा एनवायरमेंट नहीं है, भाई कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग बताओगे इनमें से कौन सा एनवायरमेंट नहीं है। भैया गार्डन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओशियन, ठीक है, गार्डन हो गया, ओशियन हो गया, आप कह सकते हो ट्री, और आप कह सकते हो इसमें एक फॉरेस्ट। भाई इनमें से कौन सा एनवायरमेंट नहीं है, कौन सा एनवायरमेंट नहीं है, कौन सा एनवायरमेंट नहीं है, फास्ट दोबारा सोचिए सोचिए, क्या गार्डन एक एनवायरमेंट है, क्या ओशन एक एनवायरमेंट है, क्या ट्री एक एनवायरमेंट है, क्या फॉरेस्ट एक एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट कौन सा है। भाई देखो गार्डन एक एनवायरमेंट है, क्योंकि गार्डन में बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों होती है। भाई मान लीजिए अगर कोई कैटरपिलर है, या फिर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, तो भाई अगर वो किसी गार्डन में रहता है तो उसके आसपास की सारी जगह तो एनवायरमेंट कहलाएगी, तो गार्डन एक इकोसिस्टम है। ओशियन, भैया ओशियन तो है एक इकोसिस्टम, भैया ओशियन में कोई मछली रहती है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ भैया ओशियन तो है ये इकोसिस्टम, भैया ओशियन में भैया मछली है, मछली के आसपास बहुत सारी और मछलियां भी है, भैया लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। भैया ट्री एक इकोसिस्टम नहीं है, बेटे ट्री एक इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन पूरा इकोसिस्टम नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑल लिविंग थिंग नहीं है, आप ऐसे कहते हो ट्री एक इकोसिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, ट्री नहीं होगा, भाई ट्री इकोसिस्टम का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग बताओगे कि ये नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर मैन मेड इकोसिस्टम है। भैया ये गार्डन नेचुरल या मैन मेड, मैन मेड। ओशियन चंचल नेचुरल या आर्टिफिशियल, मैन मेड या आर्टिफिशियल, अरे मैं नेचुरल या आर्टिफिशियल। ओशियन समुद्र, समुद्र इंसानों ने बनाया प्राकृतिक है, भैया नेचुरल। सर ट्री नेचुरल है, इंसानों में नेचुरल है भैया। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसा है, नेचुरल, ठीक है बच्चे। तो आपको ये समझ आ गया भैया एनवायरमेंट क्या होता है, हमारे आस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आसपास की जगह, इसमें लिविंग थिंग भी आती है, नॉन लिविंग थिंग भी आती है, ठीक है। अब एनवायरमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब इस एनवायरमेंट के अंदर, इस एनवायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी होती है, नॉन लिविंग। तो भैया ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, या फिर वो किसी और नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट है, तो भाई ये सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इस डिपेंडेंसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। भाई एक इकोसिस्टम के अंदर सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है, ओके। अब हम एनवायरमेंट के अंदर इधर देखिए, हमने पढ़ा एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। भैया बायोटिक का मतलब लिविंग, बायोटिक का मतलब भाई बायो, बायो मतलब लिविंग, जान, भाई लिविंग। और एबायोटिक
यानी नॉन लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इधर सामने एनवायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई देखो, एक एनवायरमेंट में 3 तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। चेक कर ले एक बार, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। अब भाई प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, डीकंपोजर्स कौन होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। भाई प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को बनाते हैं। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म who synthesize food, भाई जनरली ऑटोट्रॉप्स आते हैं इसके अंदर, who synthesize food। ठीक है, by the process of photosynthesis, यानी कह सकते हो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं भैया, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। भैया 5 चैप्टर पढ़ के आए, उसमें ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं भैया, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। आप बोल सकते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कैसे भैया, इधर देखो, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। भाई ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो भैया हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और डीकंपोजर्स कौन होते हैं, भैया ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डिकंपोज डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। भैया डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए जीव जंतु को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। मरे हुए जीव जंतु को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। भैया ये एनवायरमेंट के लिए क्लीनर का काम करते हैं, मतलब हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं ये। ठीक है, दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं भैया, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो भैया इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डीकंपोजर नॉन एज द, अभी व्हाई डीकंपोजर, इसके बारे में देखते हैं, रुक जाओ बस। हाँ भैया मैं क्या कह रहा था, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो मरे हुए जीव जंतुओं को भैया सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं और ह्यूमस बना देते हैं, जो कि हमारे मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊ होती है, जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं भैया एनवायरमेंटल क्लीनर्स, क्योंकि हमारे वातावरण को साफ करते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में एक चूहा मर जाए, आप उसको समय से ना हटाओ तो कितनी बदबू हो जाएगी ना। और इसके साथ साथ भैया वो उसमें बहुत सारी मक्खियां भी आ जाएंगी, मक्खियां और बहुत सारे इंसेक्ट भी उसके ऊपर एक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, बीमारी भी फैलेगी। ठीक है, तो अगर डीकंपोजर्स ना होते तो जो भी ऑर्गेनिज्म मरता तो वो भाई वहीं पड़ा रहता, और भैया भाई जंगलों में तो कोई उनको साफ करने नहीं जाएगा, उनको फेंकने नहीं जाएगा, तो भैया ये उनको सड़ा गला के मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे क्या होता है भैया, बदबू नहीं फैलती और बीमारी नहीं फैलती। तो ये डीकंपोजर बहुत अच्छा काम करते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स को भैया मेनली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। भाई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो 5th चैप्टर में मैं बताया था। प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जनरली ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये, और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इनको हेटरोट्रॉप्स, ये जनरली हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद डीकंपोजर, मेन क्वेश्चन है भैया ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए जीव जंतु को भैया सड़ा गला के मिट्टी में मिलाते हैं, ह्यूमस बना देते हैं, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और भैया ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझ आ रहा है बच्चे, आगे देखते हैं। अब आपको बोला गया बायोटिक कंपोनेंट भैया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर्स होते हैं। अब कंज्यूमर्स, एक बार इसको भी देख लो। अब भैया कंज्यूमर जो होते हैं, भाई कंज्यूमर यानी हेटरोट्रॉप्स, भैया ये वो जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो भैया ये हमारे ऑमनीवोर्स भी हो सकते हैं, ऑमनीवोर्स, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, हार्बिवोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, और पैरासाइट वगैरह कुछ भी है, और पैरासाइट भी हो सकते हैं भैया। हाँ, कंज्यूमर भैया ऑमनीवोर्स, जो भैया वेज खाना भी खाता है और नॉन वेज खाना भी खाता है। अगर सिंपल शब्द में बोल दो, कहने का मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, अदर एनिमल्स।
भैया कार्निवोर्स कौन होते हैं भैया? ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं। भैया हार्बीवोर्स कौन होते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स ईटिंग एनिमल, प्लांट्स ईटिंग एनिमल। और पैरासाइट्स कौन होते हैं भैया? अभी याद करो भैया, 5th चैप्टर, पैरासाइट कौन होते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु खाते हैं। एक सेकंड, पैरासाइट, ओ ठीक है, वही वाला ठीक है, सैप्रोफाइट्स होते हैं वो मारे हुए, ठीक है। इधर देखो पैरासाइट्स कौन होते हैं भैया? लीव ऑन होस्ट एंड गेट देयर न्यूट्रिशन, एंड गेट देयर न्यूट्रिशन। भैया किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भैया आप इस फ्लो चार्ट को समझेंगे, इस फ्लो चार्ट के बारे में लिखेंगे आप लोग फास्ट। जल्दी से कॉपी निकालिए और कॉपी में आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है फास्ट, जल्दी से, क्विक। हाँ वालको, अभी तक वैसे इस पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई डीकंपोजर्स को एनवायरमेंटल क्लीनर क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन बनता है भैया जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई डीकंपोजर्स नॉन एज एनवायरमेंटल क्लीनर, एनवायरमेंटल क्लीनर। भैया इस पे क्वेश्चन आता है, बाकी अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट में नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, बाकी और कुछ नहीं आता भैया। आगे देखते हैं। हाँ ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट का भाई देखो, एबायोटिक कंपोनेंट, देखो एबायोटिक यानी इसमें जान नहीं होती, एबायोटिक जान नहीं होती। ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो भाई एबायोटिक कंपोनेंट्स कितने हो? सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग, सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग। भैया हवा, पानी, जमीन, रोशनी, टेम्परेचर, ये सारे के सारे भैया एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट भैया लिविंग, बायो मतलब लिविंग, भैया बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड। भैया न्यूट्रिशन के आधार पर बायोटिक कंपोनेंट को आगे बांट दिया जाता है। भैया पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर भैया दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। हार्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर जो मांस खाते हैं, भैया ओमनिवोर दोनों खा लेते हैं। पैरासाइट जो भैया किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना खाना प्राप्त करते हैं। सब पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप। अब डीकंपोजर्स के बारे में देखिए। डीकंपोज इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच डीकंपोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, दीज हेल्प द रिप्लेनिश ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई डीकंपोजर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखते हैं। हाँ अब पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। भाई एनवायरमेंट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ चुके हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कंज्यूमर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं फूड चेन के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या है भैया? ये फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। भैया फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, सीरीज होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, अपना आहार बना लेता है, ठीक है। एग्जांपल भैया घास को खाती है भैया डियर, यानी हिरन, हिरन को खाता है भैया लायन। तो ये जो एक चेन बन रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो भैया फूड चेन क्या? एक सीरीज है। फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, जो ये दिखाता है कि कौन किसको खाता है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक सब कुछ ही चल रहा है। जहां दिक्कत, जहां मुश्किल आएगा, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं खुद से उसको रिपीट कराऊंगा। अभी तक सब कुछ ही चल रहा है, ठीक है। अब इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वेदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल लेवल। अब ये समझो भैया, यहां से आएगा क्वेश्चन। फूड चेन में क्या होता है भैया? देखो ग्रास, ग्रास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो जाएंगे भैया डियर के अंदर। अब डियर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो जाएंगे भैया लायन के अंदर। तो भैया इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है, एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। तो भैया व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। भैया ट्रॉपिक लेवल एक फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करता है, जो दिखाता है कि एनर्जी कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आगे देखते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक 10% लॉ 1% लॉ आएगा, उसको पढ़ना बहुत सीधे पढ़ना है। इधर देखो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए देखिए इधर, एक सेकंड, 3 लेवल
ठीक है। हाँ, सबसे भाई ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल। भैया ये शो करेगा ट्रॉपिक लेवल को। भैया क्या होता है ट्रॉपिक लेवल, बताओ तो सही, बता रहे हैं देखिए। ट्रॉपिक लेवल में मैक्स टू मैक्स भैया 3 से 4 लेवल होते हैं, इससे ज्यादा लेवल नहीं होते, इससे ज्यादा लेवल नहीं होते। क्यों नहीं होते बताऊंगा 10% लॉ की वजह से। भाई देखो, ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, वो जो खाना बनाते हैं, क्योंकि ये किसी को नहीं खाते, ये किसी को नहीं खाते। भैया प्रोड्यूसर को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हमारी भेड़, जिसको आगे खा लेगा कोई। प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं टर्टरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर। भैया एक मस्त एग्जांपल बताओ, भैया एक मस्त एग्जांपल बताओ, एक मस्त एग्जांपल सोचिए भैया। भाई एग्जांपल देखते हैं यहां पे, ग्रेन्स यानी अनाज के कुछ दाने। भाई ग्रेन्स को खाएंगे स्नेल्स, भैया केचुए जो होते हैं ना वो ग्रेन्स को खा लेते हैं। आप कह सकते हो कोई भी भैया छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो ग्रेन्स को खा लेंगे। अब इसको खाएगी हेन, मुर्गी, मुर्गी खा लेगी केचुओं को, केचुओं को खा लेती है अपनी चोंच से पकड़ के। अब इन केचुओं को खाते हैं भैया ह्यूमंस, इंसान। ओ सॉरी, इन हेन को खा लेंगे इंसान। ये जो भाई मुर्गी होगी इसको, भाई जो भी मुर्गा होगा इसको भैया इंसान खा लेंगे। तो भैया ये ट्रॉपिकल लेवल है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर। क्लियर है बच्चे, ये ट्रॉपिक लेवल है। इस हर लेवल में क्या होता है भाई, एनर्जी जो है अगले लेवल में जाती रहती है, लेकिन सारी एनर्जी नहीं जाती। सारी एनर्जी, मान लीजिए कि सबसे नीचे भैया 10,000 जूल एनर्जी थी। भैया एनर्जी को जूल में नापते हैं, ठीक है। 10,000 जूल एनर्जी थी। अब इसने भैया अपनी लाइफ में इस एनर्जी को इस्तेमाल करा होगा भैया रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, भाग दौड़ करने के लिए इस यूज करा होगा। तो इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर जाएगी, याद रखना। एक ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल में जाती है। तो 10,000 जूल था, तो अगले लेवल में सिर्फ 1,000 जूल एनर्जी ही जाएगी। इससे अगले लेवल में सिर्फ 10% जाएगी, तो यानी सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी। और इससे अगले लेवल में सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही जाएगी। तो याद रखना, हर लेवल में जो एनर्जी होती है वो सिर्फ 10% ही जाती है। इसको बोलते हैं 10% लॉ, 10% लॉ। और इसी 10% लॉ की वजह से इस ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लेवल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए एनर्जी नहीं बचती। भाई इससे ऊपर जाएगी तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, जीरो एनर्जी जाएगी नहीं भाई किसी में, ठीक है। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल में 3 से 4 लेवल होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है वाई ट्रॉपिक लेवल, वाई ट्रॉपिक लेवल, वाई ट्रॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई ट्रॉपिक लेवल हैज ओनली 3 to 4 लेवल्स, 3 to 4 लेवल्स। भाई ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 3 से 4 लेवल ही क्यों होते हैं? 10% लॉ की वजह से, 10% लॉ की वजह से, क्योंकि एनर्जी जो होती है अगले लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% ही जाती है। भैया छोटा सा ये बना के भी आ जाना 3 नंबर में आएगा। तो भाई मैं हमारे टाइम पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? अब तुम फर्स्ट टर्म के पेपर में देखोगे, जब तुम्हारे आएंगे मिड टर्म वाले पेपर जो भी आएंगे, उसमें तुम कहोगे भैया आया क्वेश्चन ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहने का मतलब। अब इसके बारे में पढ़ते हैं भैया, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। तो देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है भैया? पहली चीज देखो भैया, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब भैया ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। भाई सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। जो एनर्जी है भैया वो नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई इंसानों को मुर्गी ने खा लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, यूनिडायरेक्शनल होगी, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी। समझ आया वाला? समझ आया? आगे सेकंड भैया, ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो भैया याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते समय जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है उसका सिर्फ 1% ही वो अब्सॉर्ब करते हैं, या 1% ही वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1% भाई, ओनली 1% सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। भैया सिर्फ 1% एनर्जी ही फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसको पता है 1% लॉ। आगे हाँ, 10% law, only 10% of energy is transferred to the next tropic level. The remain 90% energy is lost as heat of the environment. Some amount goes digestion and in going work and rest toward going growth and reproduction. तो आपको बोला जा रहा है भैया ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। ठीक है, बाकी एनर्जी को भैया वो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है, डाइजेशन में यूज कर लेता है, भैया ग्रोथ में यूज कर लेता है, रिप्रोडक्शन में यूज कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे लेवल में जाती है, 90% एनर्जी भैया खत्म हो जाती है या फिर यूज कर ली जाती है। इसको बोलते हैं 10% लॉ, इसको बोलते हैं 10% लॉ। भैया 10% लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अभी लिखने भी होंगे। एक सेकेंड भैया, दोनों के सेम ही आंसर होने। इसके बाद एक क्वेश्चन देखोगे, डिफाइन 10% लॉ, डिफाइन 10% लॉ।
भाई 10% लॉ के जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई याद रखना वो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, वरना मुझे नहीं पता कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बस ये देखता हूं जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, वो जिस क्वेश्चन से पूछा सकता है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पीछे भैया बच्चों वाली चीज थी वो नहीं पूछेंगे तुमसे, ये पूछेंगे तुमसे, चलिए याद रखना इस बात का। हाँ अब 10% लॉ के बारे में समझ गए भैया, ठीक है। अब एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, वही बोला 10% एनर्जी अगले लेवल में जाने के लिए रेडी रहती है। आगे Due to the gradual decrease in the energy food chain consists of 3 to 4 levels। आपको बोला जा रहा है भैया सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाने की वजह से, बहुत सारी एनर्जी का लॉस होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लेवल ही होते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था ना कि सिर्फ 3 और 4 लेवल क्यों होते हैं, तो भाई इसका ये लास्ट में आंसर ये लिखोगे कि भाई बहुत सारी एनर्जी लॉस होते हैं, बहुत कम एनर्जी बचती है, इसलिए सिर्फ 3 से 4 लेवल ही होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल आप ऐसे बना के आओगे और उसमें एनर्जी को ऐसे दिखाओगे भैया 1000 किलो जूल, अगले लेवल में सिर्फ 10% गया 100 किलो जूल, अगले लेवल में सिर्फ 10% गया 10 किलो जूल, अगले लेवल में सिर्फ 10% गया 1 किलो जूल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आज का पहला क्वेश्चन तो भैया ये है, व्हाई ट्रॉपिक लेवल हैज ओनली 3 to 4 लेवल्स। दूसरा डिफाइन 10% लॉ, एक सेकंड रुक जाओ, डिफाइन 10% लॉ, भैया 10% लॉ को डिफाइन करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब द स्टेप्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ट्रॉपिक लेवल, इन ट्रॉपिक लेवल। तो भाई ट्रॉपिक लेवल में जो जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में आपको बताना है फास्ट, मतलब ये सारे स्टेप्स के बारे में बताना है, इन पॉइंट्स के बारे में, ये चारों पॉइंट्स के बारे में लिखना है फास्ट। जल्दी करिए, वीडियो को पॉज करो, लिखो भैया।